लिख दिया। अब इसको चेक करेंगे रिडॉक्स है कि नॉन रिडॉक्स है। ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, असाइन करिए सबका, देखिए रिडॉक्स है कि नॉन रिडॉक्स है। ऑक्सीडेशन नंबर यदि बदला तो इंक्रीज होगा तो ऑक्सीडेशन कहेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर घटेगा तो रिडक्शन कहेंगे। सबके माथा पे लिखिए नंबर उसका। Cl का -1, हाइड्रोजन का NaOH लिख दें, चाहे H का +1, सोडियम का +1, ऑक्सीजन का -2, Na का, Cl का, और यहाँ ऑक्सीजन का और हाइड्रोजन का। इधर देखिए हाइड्रोजन का +1, उधर भी हाइड्रोजन का +1, इधर ऑक्सीजन का -2, उधर भी -2, Cl का -1, इधर भी Cl -1। कोई चेंज हुआ है ऑक्सीडेशन नंबर का? दैट इज भाई द रिएक्शन इज एग्जाम्पल ऑफ नॉन रिडॉक्स रिएक्शन, है ना, ये रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। देखिए दूसरा रिएक्शन लिखें, H2SO4 या HCl क्या है, कौन सा मॉलिक्यूल है, तो बोलेंगे सर एसिड है। NaOH या दोनों में NaOH ही है, ये बेस है, और Na2SO4 सॉल्ट है, और ये वाटर। क्या लिखेंगे, इन दिस रिएक्शन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी एटम डज नॉट चेंज, सो इट इज नॉन रिडॉक्स रिएक्शन। इस रिएक्शन में किसी भी एटम ऑफ एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर न बढ़ा है और न घटा है, इसलिए ये नॉन रिडॉक्स रिएक्शन है कि नहीं है, बोलो। बढ़े ना, बढ़े, लिख लिए सब। इन दिस रिएक्शन in this reaction no any atom of element undergoing change in oxidation number so they are non-redox reaction। तुम लोग बताओ क्या बनेगा।
एक दो रिएक्शन इसी बहाने पढ़ ले। तुम ही लोग बताओ क्या बनेगा। नहीं बताएगा। नहीं, वही HCl खाली याद था। CaSO4 प्लस H2O। क्या करना रहता है देखो, यहाँ से एक कैटायन और यहाँ से एक एनायन, ये दोनों को जोड़ देना है, बाकी हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके बन जाएगा। फिर बाद में बैलेंस करना रहता है। तो कितना H2O हो गया उधर, 2 और 2 4 को, तो 2H2O लगेगा। तो ऑक्सीजन हो गया 4 2 6, 4 यहाँ है 2 यहाँ है, बैलेंस हो गया क्या। और यहाँ पर क्या बनेगा बताओ। हाँ, CA3PO4 होल ट्वाइस प्लस H2O, है ना, ये बना कैल्शियम सल्फेट। और ये बना कैल्शियम फॉस्फेट, है ना। ऑक्सीडेशन नंबर में कोई बदलाव, तो OH पूरे पे -1, लेकिन हाइड्रोजन पे रख दीजिए +1 -2, जोड़ लीजिए ये X है, तो X प्लस ऑक्सीजन एक पे -2 है कितना, 2 एटम है सब मिला करके, हाइड्रोजन पे +1 और मल्टीप्लाइड बाई 2 बराबर 0। तो x -4 + 2 बराबर 0, x बराबर +2 नहीं आया क्या। हाँ, ये निकालते निकालते याद आया, पिछले दिन 20 मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालने दिए थे। कि आप लोग कितना ईमानदार हैं, कोई कुछ नहीं बोला, सब चुप लगा गया। नहीं, कितना ईमानदारी से, कोई टेंशन नहीं लेना है, लाइफ नो टेंशन। कोई नहीं बोला था, ये हमें वो अभी याद आया कि इस तरह का ऑक्सीडेशन नंबर निकालने दिए 15-20 को मॉलिक्यूल। अब बताइए, हम तो वो निकाले भी नहीं। देखिए, ऐसे कीजिएगा नहीं। देखिए, यहाँ भी कोई चेंज ऑब्जर्व नहीं हुआ होगा, ऑक्सीडेशन नंबर में कोई बदलाव नहीं हुआ है, तो ये नॉन रिडॉक्स रिएक्शन है। जहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर में कोई बदलाव नहीं हो, वो रिएक्शन नॉन रिडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है। और दूसरा नॉन रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
double displacement reaction. Such type of reaction which occurs with exchange of ions known as double displacement reaction. Such type of chemical reaction which occurs with exchange of, आज देखते हैं कहाँ क्या छूट गया है, which occurs with exchange of ions. मेन बात यहां पे exchange of ion. कौन सा वो रिएक्शन याद है? नहीं, कोई नहीं, शॉर्ट मेमोरी के लिए जल्दी से बच्चा सबको बोल देना चाहिए. कौन सा रिएक्शन था डबल डिस्प्लेसमेंट का? बेरियम क्लोराइड प्लस Na, बेरियम क्लोराइड प्लस Na2SO4 क्या बन जाएगा? बेरियम सल्फेट प्लस NaCl. और एक आध वो बताओ, इतना आदमी एक एक रिएक्शन याद रहता तो बोर्ड भर जाता. सब ऐसे देखता है. बेरियम क्लोराइड को रिएक्ट किए सोडियम सल्फेट से बन गया बेरियम सल्फेट और हो गया NaCl. तुम लोग याद करो तब तक ये रिएक्शन कैसे हुआ ये बताते हैं. यहां देखो Ba2 प्लस और 2Cl माइनस में ये टूट जाता है और Na2SO4 2Na प्लस और SO4 2 माइनस में टूट जाता है ना. और ये बेरियम इस सल्फेट के साथ चला जाता है तो बन गया बेरियम सल्फेट, बच गया 2NaCl. आयन एक्सचेंज हो गया. पहले बेरियम किसके साथ था? क्लोराइड के साथ. सोडियम था सल्फेट के साथ, लेकिन अब बेरियम सल्फेट के साथ है ना. तो कहने का मतलब है आयंस का एक्सचेंज कर लिया है. आयन एक्सचेंज हो गया. बस इतना ही तो हुआ. आयन एक्सचेंज हुआ. कैटायन एनायन, कैटायन एनायन. अब ये कैटायन वो एनायन, ये कैटायन ये एनायन. तो सच टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन विच occurs with exchange of ions known as double displacement reaction. -1 plus 2, -2 plus 1 plus 6, -2 plus 2 plus 6 -1 plus 1 लिख दीजिए. कोई ऑक्सीडेशन नंबर में बदलाव आया क्या? तो ये भी किसका एग्जाम्पल हो गया? नॉन रिडॉक्स रिएक्शन का. एग्जाम्पल सोच रहा है तो बताना.
NO3, ठीक है। पीछे से सोच रहा है कि सर छोड़िए ना वो सब 10वां वाला बात, वो तो उस समय सोचे थे कि अभी कब छुटकारा मिले, फिर आप याद दिला देते। एक वो सिल्वर नाइट्रेट करके भी रिएक्शन होगा तुम लोगों को, है ना, AgNO3, नहीं प्लस कुछ होता होगा क्या? क्या होता होगा? NaBr लिख देते हैं, बनाओ अपने से, देखो कॉपी पे बना के, AgNO3 प्लस NaBr अपने से बन जाएगा, ये सब रटना थोड़े था। AgNO3 प्लस NaBr क्या बन जाएगा? प्लस AgBr बन जाएगा। चलो एक आध को लिख देते हैं हम, AgNO3 प्लस NaBr, AgBr प्लस NaNO3। कहने का मतलब है ना, ये समझना है कि यहां पर जो NO3 है और यहां पर जो Br है, ये एक्सचेंज कर देना है, और क्या करना है? कुछ नहीं करना है, और आयन एक्सचेंज रिएक्शन है, और एक नॉन रिडॉक्स रिएक्शन है, बस इतना सा बात। इसके अलावे आप लोग पढ़े थे उधर में सम डिकम्पोजिशन रिएक्शन and some combination reaction, also an example of non-redox reaction। ठीक है, नोट में लिख दीजिएगा, कुछ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, कुछ कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी, जैसे वो वाला एग्जाम्पल आप लोग को याद है, कैल्शियम कार्बोनेट वाला, मैग्नीशियम कार्बोनेट भी रहे तो क्या कुछ बदल जाएगा? MgO प्लस CO2, है ना, ऑक्सीजन पे -2, Mg पे +2, कार्बन पे +4, Mg पे -2, Mg पे +2, कार्बन पे -2, मतलब ऑक्सीजन पे -2, कार्बन पे +4। कैसा एग्जाम्पल है? नॉन रिडॉक्स रिएक्शन का। लिख दिए? बड़े नाउ अब हेडिंग बना दीजिएगा, रेडॉक्स टाइट्रेशन।
रेडॉक्स टाइट्रेशन, इसमें क्या होता है ना कि एसिड और बेस का रिएक्शन कराना होता है ना, एसिड और बेस का रिएक्शन कराना होता है, न्यूट्रलाइजेशन फिनोमेनन होता है, इसी को प्रैक्टिकली टाइट्रेशन कहते हैं। न्यूट्रलाइजेशन का जो फिनोमेनन होगा उसी को हम क्या कह देंगे यहाँ पे। देखो होता क्या है कि कभी लैब यदि जाओगे तो इस तरह का वेसल्स मिलता है, ये टाइट्रेशन क्या होता है ये समझा रहे हैं। इस तरह का वेसल मिलता है और एक इस तरह से ऊपर से इसमें टेस्ट ट्यूब लगा देते हैं ऐसे, ऐसे, और इसमें इस तरह से मीटर लगा होता है ऐसे। तुम लोग ड्रॉपर देखा होगा नहीं, इंक वगैरह ड्रॉपर, जिसमें इस तरह से खांच बना रहता है, 1 ml 2 ml 3 ml 5 ml, है ना, ये 5 ml 10 ml 15 ml 20 ml 25 ml 30 ml ऐसे करके कुछ बना रहता है, ठीक है। अब केमिस्ट्री वाले लैब में यही सब ना रहता है, बीकर रहेगा, टेस्ट ट्यूब रहेगा, और इसको इस तरह से पकड़ने वाला भी एक स्टैंडर्ड बना देंगे ऐसे, समझ गया होगा, ठीक है। इसमें कोई केमिकल सब्सटेंस रख देंगे, मान लेते हैं कि कोई एसिड रख दी HCl, ठीक है। अब इससे ड्रॉप ड्रॉप करके ना इसमें बेस आएगा, मान लेते हैं इसमें भरा हुआ है NaOH, क्या भर दिए NaOH 20 ml भर दिए, तो एक एक ड्रॉप गिरेगा यहां से, मान लेते हैं NaOH। अब ये केमिकल सब्सटेंस तो कोई भी रह सकता है, तो प्रैक्टिकली इसको प्रैक्टिकल वाले मास्टर साहब बोलेंगे कि ये टाइटर है, और NaOH को बोल देंगे ये टाइटरेंट है। टाइटर में टाइटरेंट मिलेगा, फिनोमेनन क्यों क्या कहेंगे, यही होता है टाइट्रेशन प्रैक्टिकली। अब यहां पर हम लोग एग्जैक्टली देखते हैं कि 20 ml HCl कितना ml इसमें गिरा और कितना ml एसिड न्यूट्रलाइज होगा ये पता लगा लेते हैं, है ना। जैसे इसमें से 20 ml ऐसे है तो 10 ही ml तक आया, तो मतलब 10 ml NaOH HCl में मिला, तो 10 ml NaOH का खर्च से पता चल गया कि 10 ml HCl भी न्यूट्रलाइज हुआ होगा, है ना। बाकी का रेस्ट अमाउंट इसमें HCl वैसे के वैसे ही होगा। तो टाइट्रेशन किसको कहते हैं समझ में आया, टाइटर टाइटरेंट मिलेगा, फेनोमेनन को कहेंगे टाइटरेशन प्रैक्टिकली। इसी बात को हम लोग उधर कहते हैं कि एसिड में बेस मिलेगा, फेनोमेनन को कहेंगे न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है। बना दो फोटो टाइटरेशन में, और कुछ नहीं है, एसिड बेस को मिलाना है इसमें बस।
यहाँ पे लिख देंगे फेनोमेनन ऑफ, फेनोमेनन का मतलब समझते हैं ना जी आप लोग, हाँ, घटनाक्रम, फेनोमेनन। फेनोमेनन ऑफ इंटरमिक्सिंग of titer and titerant known as titration। ठीक है, phenomenon of intermixing of titer and titerant known as titration। अब बताओ, कोई भी टाइटर होगा, जरूरी नहीं कि वो HCl ही हो, कोई भी टाइटर होगा तो सॉल्यूशन होगा टाइटर, और टाइटरेंट भी क्या होगा, सॉल्यूशन। मोल कंसेप्ट सॉल्यूशन पढ़े थे हम लोग, जिसमें मोलरिटी था। यहां पे इसको मेजर करने के लिए एक शब्द आता है नॉर्मलिटी, एन, है ना। इसके कंसंट्रेशन को मेजर करेंगे किससे, नॉर्मलिटी से। मोलरिटी से भी कर सकते हैं, करते ही हैं, लेकिन एक और टर्म यहां पे आ जाता है मोलरिटी के अलावा, नॉर्मलिटी। तो ये भी सॉल्यूशन NaOH का है, तो इसकी भी कोई ना कोई नॉर्मलिटी होगी। अब तुम लोग दिमागी रूप से कह सकते हैं कि सर एसिड और बेस का नॉर्मलिटी और वॉल्यूम दोनों का जो प्रोडक्ट करेंगे ना, इसका और उसका, तब दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा। नॉर्मलिटी गुना वॉल्यूम। तो सबसे पहले अब जानते हैं हम लोग कि नॉर्मलिटी क्या होता है। तो रिडॉक्स टाइट्रेशन में हम लोग को नॉर्मलिटी पढ़ना होता है, और नॉर्मलिटी पढ़ने में इक्विवेलेंट वेट आता है। ठीक है, तो नॉर्मलिटी क्या होता है ये देखेंगे हम लोग। अब आप लिख सकते हो कि मेजरमेंट ऑफ कंसंट्रेशन of titer and titerant occurs by titration। measurement of concentration of titer and titerant occurs through नॉर्मलिटी। है ना, कंसंट्रेशन टाइटर का और टाइटरेंट का किसके थ्रू मेजर करेंगे, नॉर्मलिटी के थ्रू। बड़े, measurement of concentration of titer and titerant occurs through normality। नॉर्मलिटी किसको कहते हैं, नॉर्मलिटी एन से लिखते हैं।
number of gram equivalent of substance per unit volume of solution known as normality. Number of gram equivalent of substance per unit volume of solution. Number of gram equivalent of substance per unit volume of solution known as normality. तो normality is equal to number of gram equivalent of substance by volume of solution. नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को इंडेक्स कहते हैं, वॉल्यूम को भी कहते हैं, नॉर्मलिटी को तो एन कह ही रहे हैं, है ना। तो नॉर्मलिटी एन बराबर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन का वॉल्यूम किस चीज में, लीटर में, सॉल्यूशन की वॉल्यूम लीटर में। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इंडेक्स लिखे हैं और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस चीज में, वॉल्यूम लीटर में। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बाय वॉल्यूम इन लीटर। और इसमें अब शब्द पढ़ने के लिए आया कि अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है। मोलरिटी में नंबर ऑफ मोल होता था, नहीं, इसमें नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। तो ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, ये बात समझना होगा। यहां लिख दिए हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इंडेक्स और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी। वॉल्यूम किस चीज में, लीटर में। बड़े बढ़िया ना। तो अब पहले पढ़ना पड़ेगा, हम बोले नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट द रेशियो ऑफ weight of substance to that of equivalent weight known as number of gram equivalent
The ratio of weight of substance to that of equivalent weight. Weight of substance by equivalent weight को हम क्या कहेंगे? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, यानी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इंडेक्स बराबर वेट ऑफ सबस्टांस W बाई इक्विवेलेंट वेट ऑफ सबस्टांस। E है ना, इंडेक्स बराबर वेट बाई इक्विवेलेंट वेट, वेट बाई इक्विवेलेंट वेट। फिर से एक नया शब्द दिखाई दे रहा होगा। अब ये इक्विवेलेंट वेट किसको कहते हैं? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट तो समझ आया कि भाई वेट ऑफ सबस्टांस को इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट होगा। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो नॉर्मलिटी आ जाएगा। लेकिन अब एक शब्द आया है यहां पे, इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट किसको कहते हैं, है ना? तो अगला टॉपिक इक्विवेलेंट वेट। बढ़े बढ़े। इक्विवेलेंट वेट किसको कहते हैं? इक्विवेलेंट वेट लिख दिया था ना पिछला, कि बच गया। देखो इसका एक प्रॉपर डिफिनीशन होता है, लेकिन फिर देखो कि डिफिनीशन से ज्यादा आसान एक फॉर्मूला आ जाएगा इसका। वैसे डिफिनीशन जानना चाहिए आप लोगों को, इसलिए बता ही देंगे। द नंबर ऑफ पार्ट by mass of a substance which react with eight part by mass of oxygen और 35.5 part by mass of chlorine और 1 part by mass of hydrogen is known as equivalent weight।
लिखो, पहले लिख दो उसके बाद समझाते हैं। दोनों डिफिनीशन ये लिखें, दोनों एक ही बात है, दोनों में से कोई एक दिमाग में रखना। ठीक है, लिख दिया। देखो क्या लिखा है, द नंबर ऑफ पार्ट बाय मास, मतलब ग्राम हुआ समझो, ऑफ ए सबस्टांस विच रिएक्ट विथ 8 पार्ट बाय मास ऑफ ऑक्सीजन। इक्विवेलेंट बिट किसको कहते हैं, सवाल ये था। तो डिफिनीशन लिखता है ना, जिसका आप इक्विवेलेंट बिट निकालने जा रहे हैं उसका कितना ग्राम 8 ग्राम ऑक्सीजन से कंबाइन करें, या फिर 35.5 ग्राम क्लोरीन से कंबाइन करें, या फिर 1 ग्राम हाइड्रोजन से कंबाइन करें, उसी अमाउंट को उस सबस्टांस का क्या कहते हैं, यानी जिस सबस्टांस का आप इक्विवेलेंट बिट निकालने जा रहे हैं वो सबस्टांस का 8 ग्राम ऑक्सीजन से कितना मास रिएक्ट करता है, ये निकालोगे तो पता चल जाएगा उसका इक्विवेलेंट बिट कितना है। या फिर 35.5 ग्राम क्लोरीन से कितना कंबाइन करता है। जैसे डिफिनीशन समझ गए, डिफिनीशन समझाने के लिए एग्जाम्पल देना पड़ेगा। जैसे हमें निकालना है इक्विवेलेंट बिट ऑफ, क्या निकाले, सोडियम निकालते हैं। सोडियम का इक्विवेलेंट बिट कितना है, तो कहता है सोडियम के इक्विवेलेंट बिट निकालने के लिए ऐसे नहीं निकलेगा, आप पता लगाओ कि सोडियम का जितना ग्राम 8 ग्राम ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा उसी अमाउंट को सोडियम का इक्विवेलेंट बिट कहेंगे। तो सोडियम को ऑक्सीजन से रिएक्शन करा दिए, क्या बनेगा बताओ, Na2O। बैलेंस कर दो, अब ऑक्सीजन एक ठो है, 2 से गुना करके इधर कितना गुना हो जाएगा, कै ग्राम सोडियम हुआ, 4 मोल, 1 मोल का मास 23 ग्राम, तो 4 गुना 23 ग्राम सोडियम रिएक्ट विथ 2 गुना 16 ग्राम ऑक्सीजन। क्या, तो ऑक्सीजन के 8 ग्राम से सोडियम का कितना ग्राम रिएक्ट करेगा, यही जो अमाउंट आएगा उसको क्या बोलेंगे, समझ रहे हैं क्या बात बोल रहे हैं। अरे नहीं समझेगा तो मेरे पास उपाय है ना, हमें हिंदी में भी पढ़ाएंगे ना। 2 गुना 16 ग्राम ऑक्सीजन कंबाइन करेगा
करेगा। कितना ग्राम सोडियम से? 4 गुना 23 ग्राम सोडियम से। तो डिफिनीशन क्या बोला था कि 8 ग्राम ऑक्सीजन कंबाइन करेगा 4 गुना 23 बाई 2 इंटू 16 इंटू 8। 8 2 से कट गया, 2 दूनी 4 पूरे से कट गया। कै ग्राम आया? 23 ग्राम सोडियम आया। यानी इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम इज इक्वल टू कितना ग्राम? 23 ग्राम। ये हुआ हिंदी में। और एक तरीका हम बताए थे, सेकेंड मेथड ये निकालने का, रेशियो प्रोपोर्शन कर देना, जो आसान भी था। क्या करने बोले थे? 4 गुना 23 लिख दो, नीचे क्या लिख दो? बराबर 2 इंटू 16 बाई क्या लिख दो? 8 दूनी 16, 2 दूनी 4, 23 बाई x बराबर, बताओ कितना आसान है। हिंदी बोलना टफ पड़ जाए, ये तो आसानी है। क्या उतना कौन लिखा लिखी करता है? तो 8 ग्राम ऑक्सीजन से कितना ग्राम सोडियम कंबाइन किया? इसलिए सोडियम का इक्विवेलेंट वेट कितना कहेंगे? हाँ, समझ आ गया तुम लोग को? अरे तो समझदार हो गया सब। 2-3 साल पहले सब कुछ नहीं समझ में आता था, मतलब नहीं समझे सर, है ना। 8 ग्राम ऑक्सीजन से 8 ग्राम ऑक्सीजन से 23 ग्राम सोडियम कंबाइन किया, इसलिए सोडियम का इक्विवेलेंट मास, सोडियम का इक्विवेलेंट मास 23 हुआ। लो, और क्या चाहिए? इंग्लिश में समझाए, मैथ में समझाए, हिंदी में समझाए, अभी और बोलो तो भोजपुरियों में समझाए। अब डिफिनीशन में 3 चीज लिखा था कि 8 ग्राम ऑक्सीजन से कंबाइन करे या 35.5 ग्राम क्लोरीन से कंबाइन करे या फिर 1 ग्राम हाइड्रोजन से कंबाइन करे। तो या था 3 बार, तीनों चेक कर लेते हैं। तीनों में एक ही मास आना चाहिए, चूंकि इक्विवेलेंट मास तो 23 आया सोडियम का, तो बाकी जो 2 बच रहा उससे भी तो 23 ही आना चाहिए ना। देखते हैं अगला, सोडियम का इक्विवेलेंट वेट निकाल रहे हैं। केस 1 लिख देना यहां पे। इसको समझ लो, बाद में इस समझने की जरूरत भी ना पड़ेगी, इक्विवेलेंट वेट वैसे ही निकालेंगे हम लोग। ये टॉपिक जो है ना एनसीईआरटी में अभी नहीं है, लेकिन कॉम्पिटिशन्स में है, यानी एक्सक्लूसिवली फॉर आईआईटी और मेडिकल टॉपिक। एनसीईआरटी का किताब पलटेगा, इक्विवेलेंट वेट और नॉर्मलिटी ये दोनों गायब चल रहे हैं, लेकिन क्वेश्चंस कभी कभी आता ही है, इसलिए पढ़ाई भी कर रहे हैं। केस 2, सोडियम को रिएक्ट करा दो क्लोरीन के साथ, बोलो तुम ही लोग क्या बनेगा?
बैलेंस कर दो, कै ग्राम हुआ, 2 गुना 23 ग्राम, और ये कितना हुआ, क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5। तो ये एक्स ग्राम नहीं पता, क्या था डिफिनीशन में लिखा हुआ कि जितना मास किसी भी एलिमेंट का 35.5 ग्राम क्लोरीन से कंबाइन करेगा उसको उस एलिमेंट का इक्विवेलेंट मास कहेंगे। तो एक्स निकाल दो, रेशियो वाला ठीक है ना, रेशियो वाला ठीक है, सीधा सीधा भागा देने का मन करता है। तो दैट इज लिख देते हैं 2 गुना 23 बटा एक्स बराबर 2 इंटू 35.5 बाई 35.5। स्टैचोमेट्री का टेस्ट लिए थे तो एक बात कहना था, आप लोगों से भूल गए। आप लोग क्या करते हो ना कि ये वाला लिख देते हो पहले और वो वाला पता ही नहीं रहता है, फिर यहाँ उल्टा पुल्टा कर जाते हो, गलत वैसे भी हो जाता है। ऐसे समझाए हैं ऐसे ही बनाओ, द बेस्ट मेथड है। अब क्या देखे किसी के कॉपी में यहाँ एक्स लिख दिया और यहाँ 35.5 लिख दिया, ये दोनों बात गायब है, वो दोनों बात उसके दिमाग में है, दिमाग में नहीं दिल में चला गया। तो दिल में जाने के बाद यहाँ दिल हमेशा क्या करता है, धोखा देता है, नहीं हंसता है दिल हमेशा यही करता है, दिल धोखेबाज होता है। तो धोखा दे दिया, ऐसे नंबर कट गया, नंबर कटने के बाद जा हम तो ऐसे सोचे थे, वो दिमाग से दिल से दिमाग में बस फंसा रह गया। तो जरूरत क्या है भाई, यहां पर जो ये स्टेटमेंट दे रहा है खुद रिएक्शन चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि हम 2 गुना 23 ग्राम है और 2 गुना 35.5 ग्राम से कंबाइन किए। अब क्वेश्चन जो कहता है उधर छोड़ो, पहले हमको देखो कि हम क्या किए, उसके बाद ये लिखना है। अब उसी के बाद देखो ना कितना स्मूथ तो है ये। अब पहले ये लिख दे रहे हो, फिर ये याद आ रहा है ये लिख दे रहे हो, तो फिर रेशियो करने में गड़बड़ भी हो सकता है ना। तो 35.5 को 35.5 से काट दिए, ठीक ना, इधर से इधर काट दें तो कोई हमको बोलेगा क्या, 23/x/1, x बराबर 23 ग्राम। देखो वही बेट आया ना, यानी सोडियम 8 ग्राम ऑक्सीजन से जो काम करेगा वही काम सोडियम 35.5 ग्राम क्लोरीन के साथ भी कर रहा है। केस नंबर 3 भी देख ही लो, कै ग्राम हाइड्रोजन से रिएक्शन करना था, Na+H2 क्या बनेगा, NH, 2 से गुणा कर दो 2, क्या लिखेंगे सबसे पहले कि 2 गुना 23 ग्राम सोडियम कितना ग्राम से कंबाइन किया, 1 गुना 2 ग्राम से। तो 1 ग्राम सोडियम कितना से कंबाइन करेगा, तो बोले x ग्राम से, यही x जो निकल के आएगा वो सोडियम का इक्विवेलेंट वेट कहलाएगा। 2 गुना 23 भागा x, 1 गुना 2 डिवाइडेड बाई 1, 2 से 2 पर काट दिए, कितना आया, x इज इक्वल टू 23 ग्राम। यानी कि सोडियम 1 ग्राम हाइड्रोजन के साथ भी उतना ही काम करता है जितना 35.5 ग्राम क्लोरीन से, उतना ही काम 8 ग्राम ऑक्सीजन से। इसीलिए इसको इक्विवेलेंट मास कहा गया है। इक्विवेलेंट किस बात के लिए, काम के लिए तीनों मास बराबर है। जितना काम केमिस्ट्री में हर जगह पे 1 ग्राम हाइड्रोजन का होगा उतना ही काम 35.5 ग्राम क्लोरीन का होगा, और उतना ही काम 8 ग्राम ऑक्सीजन का होगा। दैट इज दे आर इक्विवेलेंट, है ना, दे आर इक्विवेलेंट। 8 ग्राम ऑक्सीजन इक्विवेलेंट है 35 हाँ, ये वैसे ही जैसे कहते हैं ना कि फलना 2 भाई है वो दोनों के बराबर तो हम अकेले हैं, वैसे ही 8 ग्राम ऑक्सीजन 35.5 ग्राम क्लोरीन के बराबर है। लिख दीजिए।
लिखिए लिखिए लिखिए। तो सोडियम का इक्विवेलेंट मास हम लोग निकाल दिए हैं 23 ग्राम। सब लिखिए दिया है। अरे वाह, सब लिख दिया है। वाह, सब तो लिख ही दिया है। तब हम इंतजार किसका करते रहते हैं, सब लिख दिया है। तो समझ गए, हिंदी वाला बात भी समझ गए। अब देखो इक्विवेलेंट वेट के डिफिनीशन को अब पढ़ते हैं। देखिए इसमें कुछ लिखल था ऐसा, द नंबर ऑफ पार्ट बाई मास ऑफ सबस्टांस विच रिएक्ट विथ 8 पार्ट बाई मास। कोई सबस्टांस का जितना अमाउंट, जितना मास 8 ग्राम ऑक्सीजन से कंबाइन करे या 35.5 ग्राम क्लोरीन से कंबाइन करे या 1 ग्राम हाइड्रोजन से कंबाइन करे, उसी मास को उसका इक्विवेलेंट वेट कहते हैं। और नंबर ऑफ पार्ट बाई मास किताबी लैंग्वेज है, उसी को हम अपना भाषा में कि 10 अमाउंट ऑफ सबस्टांस इन ग्राम विच कंबाइन और डिस्प्लेस 8 ग्राम ऑक्सीजन, 35.5 ग्राम क्लोरीन, 1 ग्राम हाइड्रोजन, नोन एज इक्विवेलेंट मास। यानी कि आपको ऐसे समझना है कि 8 ग्राम ऑक्सीजन इज इक्विवेलेंट टू 35.5 ग्राम क्लोरीन and it is equivalent to 1 gram of hydrogen। ये इक्विवेलेंट वेट का कॉन्सेप्ट है। कोई भी एलिमेंट इतना ही काम करता है, मतलब सोडियम का निकाल के दिखा दिए तब कैल्शियम के लिए नहीं होगा ऐसा नहीं है, कैल्शियम का भी ऐसे ही, किसी भी एलिमेंट का आप ऐसे चेक कर सकते हो, ठीक है। और जानते हो एक बात, तुम नहीं जानते हो, हम बताएंगे तब न जानोगे। इक्विवेलेंट वेट इतना जो किए ना हम लोग, करने नहीं था। बोले क्या करना था, बोले एटॉमिक वेट जो सबस्टांस का होता है ना, उसको वैलेंसी से भागा कर देंगे तो एग्जैक्टली वही आएगा जो इतना करके आ रहा था। तो काहे कोई उतना करने जाएगा। एटॉमिक मास को वैलेंसी से डिवाइड कर दीजिए तब वही आ जाएगा। आप देखिए इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम अभी निकाल रहे थे ना हम लोग, सोडियम का एटॉमिक मास थोड़ा देख लो ना फिर लिखना। सोडियम का एटॉमिक मास 23, वैलेंसी कितना आया। तो काहे के लिए 8 ग्राम ऑक्सीजन से कंबाइन करके देखेंगे हम, अब 35.5 ग्राम क्लोरीन से कंबाइन करने जाए, कोई जरूरत है ये। कैल्शियम का इक्विवेलेंट वेट तो एटॉमिक मास वैलेंसी बराबर 20 ग्राम है ना। चेक कर लें क्या उससे, सही है। देखो कितना आसानी से चेक कर लेंगे, बहुत भारी थोड़ी ना है, चेक कर लेंगे। किससे चेक करें, ऑक्सीजन से, क्लोरीन से, हाइड्रोजन से, किससे। तो सबका अलग अलग मन, इसी के लिए तो 3 गो मन बना के दिया है पहले से। Ca+ O2 का है, ऑक्सीजन बिगाड़ करता है क्या थोड़ा। हाइड्रोजन क्या बनेगा CH2, कैल्शियम हाइड्राइड कहते हैं इसको। अब कैल्शियम हाइड्राइड भी कुछ पढ़ा देते हैं, H/DRID। कैल्शियम हाइड्राइड को जानते हो जी आप लोग, इसको बोलते हैं सिस्टोलिथ।
पीपर का पत्ता या बर का पत्ता देखा है तुम लोग? पत्ता को फाड़ोगे तो चढ़ सा आवाज करता है ना। एक्चुअली में यही केमिकल प्रेजेंट रहता है। जितना लीफ को आप टीयर करने से क्रंची साउंड प्रोड्यूस होता है, दे ऑल हैव कैल्शियम हाइड्राइड, है ना। जितना पत्ता को फाड़ने से क्रंची साउंड जनरेट होगा, अब अमरूद का पत्ता फाड़ रहे हैं तो थोड़ा सा वो भी नहीं, थोड़ा सा चढ़ से तो करेगा ही ना। पीपल का पत्ता फाड़ रहे हैं, थोड़ा मजबूती से फाड़ना पड़ता है ना। तो ये जो कंपाउंड है इसको बोलते हैं हाइड्रोलिथ, L/TH, लिथ L/TH, है ना, कैल्शियम हाइड्राइड CH2। यही उन पत्तों में होता है जिसका पत्ता हार्ड होता है, फाड़ने पर क्रंच साउंड प्रोड्यूस करता है। बोलो कै ग्राम कैल्शियम है एक मोल? एक मोल में एटॉमिक मास 40 और ये 2 ग्राम। तो डिफिनीशन के हिसाब से था 1 ग्राम, तो ये x 40/x बराबर 2/x बराबर कितना ग्राम? तो 20 ही ना आया था जी। तो ये करना आसान है कि इतना करना आसान है? तो काहे उतना करने जाएंगे? अब इक्विवेलेंट वेट निकालना होगा तो क्या करेंगे हम लोग? एटॉमिक वेट को वैलेंसी से डिवाइड कर देंगे, उस रिएक्शन में ना पड़ना है, ठीक है। एटॉमिक वेट को वैलेंसी से डिवाइड कर देंगे। एटॉमिक वेट को किससे डिवाइड कर देंगे? यानी कि नया डिफिनेशन, न्यू जनरेशन वाला डिफिनेशन यही है, द रेशियो ऑफ एटॉमिक वेट टू दैट ऑफ देयर वैलेंसी कॉल्ड एज इक्विवेलेंट वेट। वो पुराना जमाना वाला था, हम लोग के जमाने वाला था, ये तुम लोग के जमाने वाला है। लिख दो, द रेशियो of atomic weight to that of valency is known as equivalent weight of element, ठीक है, ठीक है। ये एलिमेंट के लिए फॉर एलिमेंट फॉर मॉलिकल, मॉलिकल का भी इक्विवेलेंट वेट होता है। द रेशियो ऑफ molecular weight to that of valence factor is known as
equivalent weight of molecule. An equivalent weight of molecule बराबर molecular weight by valence factor. इस पर डीपीपी दे देंगे अगली क्लास में। नहीं हुआ कहाँ है अभी? तो एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट में क्या करना है? एटॉमिक वेट को वैलेंसी से डिवाइड कर देना है। किसी मॉलिक्यूल का इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो क्या करना है? मॉलिक्यूलर वेट को एक वैलेंस फैक्टर आएगा उससे डिवाइड कर देना है। वैलेंस फैक्टर क्या क्या होगा अब ये बताना बाकी। एक वैलेंस फैक्टर में वैलेंसी ही था, यदि वो एलिमेंट है तो। अब मॉलिक्यूल तो एसिड भी होगा, मॉलिक्यूल तो बेस भी होगा, मॉलिक्यूल साल्ट भी होगा, तो उसका इक्विवेलेंट वेट में वैलेंस फैक्टर क्या क्या हो सकता है। लिखा ना, रहने दो, अगला स्लाइड ही बना दे। ठीक, लिख दिया। अब देखो, नहीं लिखे थे तो बोलना चाहिए था ना। और बोलिए, और लिखना है। तो बैलेंस फैक्टर समझना है अब। बैलेंस फैक्टर बराबर, उसी के नीचे लिखिएगा, बराबर वैलेंसी फॉर एलिमेंट। देख लिया, मॉलिक्यूलर वेट को वैलेंसी से डिवाइड कर दिए थे। नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज फॉर कैटायन। किसी कैटायन का इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो कितना से भागा देंगे? बैलेंस फैक्टर क्या होगा उसमें? नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन। और यदि किसी एनायन का इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज। और किसी साल्ट का निकालना है तो साल्ट में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आयंस होते हैं, दोनों के नंबर भी बराबर होते हैं। तो नंबर ऑफ पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज फॉर साल्ट, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन। किस में होता है जी रिप्लेसेबल हाइड्रोजन? तो सब चुप हो गया। हाँ, फॉर एसिड का वैलेंस फैक्टर नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन
बेस का बैलेंस फैक्टर नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोक्सिल आयन फॉर बेस, और यदि किसी रिएक्शन का बैलेंस फैक्टर देखना होता है तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम फॉर द रिएक्शन। ये जरूरत सब पड़ेगा, एक एग्जाम्पल दे देके सिखाएंगे। इतना बैलेंस फैक्टर होना है, अलग अलग जगहों का अलग अलग बैलेंस फैक्टर। लिख दिया? तो बैलेंस फैक्टर वैलेंसी के बराबर होगा एलिमेंट्स में। कोई चार्ज स्पेसीज होगा तो कैटायन या एनायन, तो जितना पॉजिटिव या जितना नेगेटिव चार्ज। सॉल्ट है, देखो साल्ट, साल्ट जैसे ही बोलते हैं तो NaCl का याद आता है, कम से कम नहीं। अब सीधा घर में खाने वाला नमक का याद आ जाता है तब तो बात अलग है। अब केमिस्ट्री वाले क्लास में साल्ट बोले तो क्या याद आना चाहिए? NaCl। और खाने वक्त नमक याद आए तो फिर वो सफेद वाला नमक है ही है, वही है ये भी। तो Na पे +1 और Cl पे, तो कोई भी साल्ट जो बनता है ना उसमें दोनों तरफ के आयंस होते हैं। साल्ट में कैटायन भी होता है और एनायन भी होता है। साल्ट का एक्चुअली में डिफिनेशन यही है कि व्हेन टू आयंस, कैटायंस एंड एनायंस मीट टुगेदर या बॉन्डेड टुगेदर, इट फॉर्म ए साल्ट। जब दो आयंस मिल जाएगा तो क्या बनेगा? साल्ट, तभी साल्ट बनेगा। अब जैसे बोलो सर CH3PO4 हॉल 2 बताए थे आप, इसमें भी बताए थे कि इस पर -3 चार्ज, इस पर +2 चार्ज, तो क्या ये भी साल्ट है? तो बिल्कुल ये बोन साल्ट है। ये हम लोग के हड्डी में होता है, कैल्शियम फॉस्फेट है ना, फास्फोराइट बोलते हैं इसको। तो सॉल्ट ही है, कैल्शियम कैटायन है और फॉस्फेट एनायन है ना। तो ये भी साल्ट ही है। और सब मिला के आप देखो 3 है ये और 2 प्लस है, तो कितना चार्ज हुआ सब मिला के? +6। और इधर देखो, तो इसका जब इक्विवेलेंट बिट निकालेंगे तो बैलेंस फैक्टर में कितना लेंगे? 6 लेंगे। यही नहीं, नंबर ऑफ पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज, इसका बैलेंस फैक्टर निकालेंगे तो कितना बैलेंस फैक्टर हुआ इसका? एग्जाम्पल करके लिखना रे, नहीं तो तुम लोग इतना सब मेहनत मेरा बेकार कर देगा ना। बैलेंस फैक्टर कितना इसमें लिखेंगे? 1। इसका बैलेंस फैक्टर 6। जितना पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज किसी साल्ट में होगा वो उसका बैलेंस फैक्टर कहलाएगा। एसिड से मुलाकात हुआ होगा तुम लोगों का? नहीं, HCl, इसमें ये एसिड है, कैसे पता चला था पहली बार? छू के।
छू के पता चला था। एसिड को कोई छुएगा क्या? एसिड का मतलब तेजाब होता है, जो छुएगा वो तो खुद ही जल जाएगा। तो जिसमें रिप्लेसेबल हाइड्रोजन होता है, जिसमें हाइड्रोजन हटाने लायक प्रेजेंट होता है, उसको कहते हैं एसिड। तो HCl में हाइड्रोजन है हटाने लायक। क्या वो हाइड्रोजन हटाने लायक है? तो इसका बैलेंस फैक्टर कितना होगा? नीचे लिखना एग्जाम्पल्स करके, नीचे है ना, बगल में नहीं। एग्जाम्पल कर दो, नीचे लिख दो। H2SO4 का बैलेंस फैक्टर, H2SO4 का बैलेंस फैक्टर उस साल्ट बताए, एसिड बताया, यहां लिख दो एसिड के लिए। बेस का बैलेंस फैक्टर, बेस एग्जाम्पल बताओ। NaOH कितना बैलेंस फैक्टर है इसका? 1। यही करना है और क्या करना है, बैलेंस फैक्टर ऐसे ढूंढेंगे। अब ये वाला अलग बात है, जरूरत पड़ने पे बताएंगे, है ना। अब बताओ इक्विवेलेंट वेट H2SO4 का कितना? इक्विवेलेंट वेट पूछ रहे हैं यार, 49। मॉलिक्यूलर मास निकालना था, बैलेंस फैक्टर से डिवाइड करना था। क्या 2 1 तो बैलेंस फैक्टर बता रहे ना, नहीं हुआ? मॉलिक्यूलर मास 98 भागा 2, 49। आगे दिन प्रैक्टिस करेंगे इस पे, इतना के बाद।